चैनपुर की कोठी एपिसोड 2। मनोहर ने कहा, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो दिवाकर? दिवाकर की बातों ने मनोहर को चिंता में डाल दिया था। दिवाकर ने कहा, क्या हुआ मामा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मनोहर को लग रहा था कि दिवाकर की मजाक करने की आदत आज तक नहीं गई। वो बचपन में जितना शरारती था उतना आज भी है। मनोहर को याद था कि वो बचपन में जब भी यहाँ आता तो सबको भूतों की कहानी सुनाकर डराता था। मनोहर ने कहा, कहीं तुम हम लोगों से मजाक तो नहीं कर रहे? क्योंकि तुम जो बात कर रहे हो उसी बात ने हम सबको परेशान कर रखा है। तुम कहते हो कि तुम्हें यहाँ तक ब्रिजवासी काका ने पहुँचाया है और वो अभी अभी यहाँ से गए हैं। दिवाकर ने कहा, हाँ ये सच है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मेरी बातों का यकीन करो। अगर वो मेरे साथ ना आए होते तो शायद अभी भी मैं कहीं भटक रहा होता। यहाँ के रास्ते पूरी तरह से बदल चुके हैं। दिवाकर के शब्द कमरे में गूंज रहे थे। मनोहर और उसके परिवार वालों के चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। मनोहर, जिसे दिवाकर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसने गुस्से से कहा, 3 साल। उसने दोहराया। उसकी आवाज में गुर्राहट थी। ब्रिजवासी काका का 3 साल पहले निधन हो चुका है और यहीं इस गांव के तालाब के किनारे ही उनकी चिता को आग दी गई है और तुम कहते हो कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। दिवाकर, जिसका चेहरा इस बात को सुनकर सदमे में पीला पड़ गया था, एक कदम लड़खड़ाकर पीछे हट गया और मनोहर से कहा, लेकिन वो अभी यहीं थे, वो मुझे यहाँ तक लेकर आए। मनोहर ने दिवाकर को समझाते हुए कहा, दिवाकर, शायद रात की वजह से या फिर थकान और नींद न पूरी होने की वजह से तुम्हें भ्रम हुआ है। आओ बैठो, थोड़ा पानी पी लो। उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। दिवाकर की हालत और उसके चेहरे पर उड़ रही हवाइयों को देखकर मनोहर समझ चुका था कि दिवाकर आज मजाक नहीं कर रहा है। दिवाकर कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिमाग चकरा रहा था। ब्रजवासी काका की छवि, उनकी आंखों और उनकी बातें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो अपने कंधे पर उनके हाथ का खुरदुरा स्पर्श महसूस कर सकता था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस कमरे में एक भारी सन्नाटा छा चुका था, जो केवल दीवार पर लगी घड़ी की घबराहट भरी टिक टिक से टूट रहा था। दिवाकर की नजर कमरे के चारों ओर घूम रही थी, कुछ न कुछ खोज रही थी जो उसे इस नए परेशान करने वाले सच से रूबरू करा सके। लेकिन वहां खड़े हर शख्स की आंखें उसे ही घूर रही थी। दिवाकर ने मन ही मन सोचा, फिर वो कौन था? दिवाकर ने मनोहर से कहा, मामा, हो सकता है कि थकान की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा हो। दिवाकर की मामी ने कहा, आप भी ना बच्चों को परेशान कर रहे हैं। दिवाकर बेटा, तुम हाथ पैर धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए तब तक चाय बना कर लाती हूँ। दिवाकर ने कहा, हाँ मम्मी, यही सही रहेगा। ये कहकर दिवाकर बाथरूम में चला गया और अपना चेहरा धोने लगा। जैसे ही उसने अपने चेहरे पर पानी डाला, तभी उसे आईने में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, जो उसे पीछे खड़े घूर रही थी। वो बहुत ही भयानक थी। उसने ध्यान से देखा, वो ब्रजवासी काका थे। डर के मारे दिवाकर का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने एक बार फिर आईने में देखा और डर कर दूर हट गया। ब्रजवासी काका आईने में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान कुछ अजीब थी। उनकी आंखें चमक रही थी। दिवाकर डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी ब्रजवासी काका ने आईने से बाहर निकलकर दीवार की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दिवाकर चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर भाग गया। वो घर से बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ने लगा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, बस उसे ब्रजवासी काका से दूर जाना था। दौड़ते दौड़ते वो एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। वहां उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सांसें थामी। कुछ देर बाद उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वो अब सुरक्षित है, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने घूमकर देखा तो ब्रजवासी काका उसके सामने खड़े थे। दिवाकर डर के मारे चीखने लगा। तभी उसकी आंखें खुल गईं। वो बिस्तर पर था। दिवाकर ने ये सब
सपने में देखा था। दिवाकर ने जो अभी देखा वो सपना हो सकता है, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो सपना नहीं था। दिवाकर सपना देखकर बहुत डर चुका था। उसका शरीर पसीने से तर हो चुका था। वो घबराता हुआ एक बार फिर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसके विचारों में अभी भी ब्रिजवासी काका ही घूम रहे थे। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन दिवाकर अभी भी सो रहा था। मनोहर उसके पास जाता है और दिवाकर को उठाते हुए कहता है, दिवाकर उठो, सुबह हो चुकी है, कब तक सोते रहोगे? दिवाकर की नींद टूटी। उसकी आंखें पूरी रात जगने की वजह से लाल हो चुकी थी। उसने ऊँघते हुए कहा, मामा, कल रात में ठीक से सो नहीं पाया। मनोहर ने कहा, अरे उठो दिवाकर, तुम तो आर्मी मैन हो, इतनी सी बात में घबरा गए। चलो आज मैं तुम्हें अपने खेत दिखाता हूँ। दिवाकर ने मनोहर को रोकते हुए कहा, लेकिन मामा, आज तो हम लोग घर देखने के लिए चैनपुर जाने वाले हैं ना? मनोहर ने कहा, अरे दिवाकर, क्या बताऊं, जिस आदमी को वो घर दिखाना था वो आज किसी काम से रीवा चला गया है। उसे 2 दिन लगेंगे आने में। दिवाकर मामा की बातें सुनकर परेशान हो चुका था। उसने मनोहर से कहा, लेकिन मामा, आप तो जानते ही हो कि घर पर सभी लोग अकेले हैं और पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ऐसे में इतने दिन रुकना क्या सही होगा? मनोहर ने कहा, तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। दिवाकर ने कहा, मामा, तुमने तो वो मकान देखा होगा, चलो हम दोनों ही देख आते हैं। दिवाकर की बात सुनकर मनोहर कुछ सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, लेकिन क्या ऐसे ही चलोगे? पहले तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं। दोनों बाइक पर सवार होकर चैनपुर की ओर निकल पड़े थे। मनोहर की बुलेट गड़गड़ाती हुई धूल भरी सड़कों पर बढ़ी जा रही थी। कुछ देर बाद मनोहर और दिवाकर चैनपुर पहुंच गए। चैनपुर कई गांवों से जुड़ने वाला एक छोटा शहर था, जहां लगभग सारी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती थीं। लेकिन इस शहर की आबादी कम थी और घर भी कम थे। उन्होंने एक दुकान के सामने बाइक खड़ी की और सकरी गली से गुजरते हुए घर की ओर चलने लगे। दिवाकर ने कहा, मामा, क्या उस घर जाने के लिए यही एक घर है? ये तो बहुत सकड़ा और बहुत गंदा भी है। मनोहर ने कहा, हाँ, यही रास्ता है। अब शहर की जमीन की कीमत तो तुम जानते ही हो, और तुम्हारा जो बजट है उसके हिसाब से चैनपुर में ये सही मकान मिल रहा है। मनोहर की बात सुनकर दिवाकर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दरअसल दिवाकर के मामा मनोहर की गांव में बहुत जमीन थी और वो बहुत रौबदार था। लेकिन दिवाकर के पिता के पास ना तो जमीन थी और ना ही कोई नौकरी। जैसे तैसे वो जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते थे और अपने घर का पेट पालते थे। दिवाकर के फौज में जाने के बाद उसके घर के हालात बदले थे। उसका हमेशा से सपना था कि उसके मामा के जितना बड़ा उसका भी घर हो, लेकिन उसने जब तक घर लेने की सोची तब प्रॉपर्टी के दाम काफी बढ़ चुके थे। घर उनके सामने दिख रहा था। दोपहर की धूप के बावजूद घर के भीतर एक अजीब सा अंधकार था। दिवाकर ने नजरें झुकाकर टूटी हुई खिड़कियों पर जमी गंदगी को साफ कर घर के अंदर झांकने की कोशिश की। घर में अजीब सी सीलन और बदबू फैली हुई थी। दरवाजे और खिड़कियां भी टूटी हुई थी। दिवाकर ने मनोहर से कहा, ये बहुत पुराना और जर्जर है, इसके मेंटेनेंस में लाखों रुपए लग जाएंगे। मनोहर की हंसी फूट पड़ी। उसकी हंसी तीखी और झकझोर देने वाली थी। हाँ, ये बहुत पुराना है। मनोहर ने दिवाकर की पीठ पर ताकत से थपकी देते हुए कहा, अब इतनी कम कीमत पर कोई तुम्हें नया घर नहीं बेचेगा। मैं तो कहता हूँ कि शहर में रहने का सपना छोड़ दो। दिवाकर मनोहर की बात से बहुत हताश हो रहा था। वो दोनों वहां से निकल ही रहे थे, तभी किसी ने दिवाकर को आवाज दी। आखिर कौन था वो जिसने इस अनजान शहर में दिवाकर को पहचान लिया था?